17 अगस्त 1988 दोपहर के 3:40 पर एक वीआईपी फ्लाइट C-130 प्लेन भावलपुर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में टोटल 17 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स हैं, यानी टोटल 30 लोग मौजूद हैं प्लेन में। जहां एक तरफ उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक, अमेरिकन एम्बेसडर आर्नल्ड राफेल, ब्रिगेडियर जनरल हर्बर्ट वासूम जो पाकिस्तान में यूएस मिलिट्री मिशन के चीफ थे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स का एक ग्रुप भी शामिल था। प्लेन में एक स्पेशल एयर कंडीशन वीआईपी कैप्सूल मौजूद था और इसी में प्रेसिडेंट जिया और इनके अमेरिकी मेहमान मौजूद थे। ये एक वीआईपी सेक्शन था जिसमें सिर्फ चंद ही लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी। बाकी पैसेंजर्स और क्रू के लिए सेपरेट सेक्शन मौजूद था। खैर, दोपहर के 3:40 पर C-130 मॉडल का प्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जमीन पर मौजूद आई विटनेसेस के मुताबिक जिन्होंने इस पूरे सिनेरियो को देखा, इन्होंने कहा कि प्लेन ने बिल्कुल स्मूथ तरीके से टेक ऑफ किया। लेकिन टेक ऑफ के एग्जैक्ट 11 मिनट बाद यानी 3:51 पर अचानक भावलपुर कंट्रोल टावर का प्लेन से कॉन्टैक्ट टूट जाता है। प्लेन पायलट्स के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। कभी ये एकदम से ऊपर जाता तो कभी तेजी से नीचे आने लगता, बिल्कुल किसी रोलर कोस्टर की तरह, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद ये अपनी फुल स्पीड से जमीन से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसका मलबा कई सौ मीटर्स के रेडियस में फैल गया। अनफॉर्चुनेटली प्लेन में मौजूद प्रेसिडेंट जियाउल हक समेत सभी लोग मारे जाते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, कौन जिम्मेदार था इस प्लेन क्रैश के पीछे? क्या प्लेन में वाकई कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिससे ये एक्सीडेंट हुआ, या फिर प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया गया था? आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। 12 अगस्त 1924 को जियाउल हक इंडिया के जालंधरपुर में पैदा हुए थे। मिलिट्री की ट्रेनिंग इन्होंने देहरादून में एक मिलिट्री एकेडमी में ली, जिसके बाद फिर 1943 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैसिफिक वॉर में भी पार्टिसिपेट किया। इसके बाद 1947 में इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद जियाउल हक पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लिया। ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जिसे जॉर्डेनियन सिविल वॉर भी कहा जाता है, इस वक्त जियाउल हक ब्रिगेडियर की पोस्ट पर जॉर्डन में स्टेशन थे। जिया ने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जॉर्डेनियन आर्म्ड फोर्सेस का साथ दिया। फिर 1976 में जियाउल हक को जनरल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया गया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने टिक्का खान के बाद जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया और इसके एग्जैक्ट एक साल बाद यानी 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक एक नॉन वायलेंट कू के जरिए पावर में आते हैं। इन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो का तख्ता पूरी तरह से उलट दिया और इस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री का तीसरा मार्शल लॉ लगता है। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। और 16 सितंबर 1978 को जनरल जियाउल हक पाकिस्तान के छठे प्रेसिडेंट बनते हैं। 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद जनरल जिया ने अफगान मुजाहिदीन का साथ देते हुए इस पूरी लड़ाई में सोवियत यूनियन के खिलाफ रहे। खैर, टाइम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, यानी 17 अगस्त 1988 के दिन पर। इस दिन जनरल जिया और इनके कई सीनियर ऑफिसर्स अब्राम्स M1A1 बैटल टैंक के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्लामाबाद से कुछ 531 किलोमीटर दूर साउथ में भावलपुर के करीब एक जगह पर पहुंचे। ये C-130 प्लेन में यहाँ पर आए, जिसे इन्होंने भावलपुर एयरपोर्ट पर छोड़ा और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए कुछ ही दूर टेस्ट साइट पर गए। टेस्ट खत्म होने के बाद वो दोबारा से दोपहर के खाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए वापस भावलपुर आए, जिसके बाद फिर इस्लामाबाद के लिए उसी C-130 एयरक्राफ्ट में रवाना हुए। लेकिन बदकिस्मती से इस बार प्लेन टेक ऑफ के फौरन बाद अपना कंट्रोल खोते हुए जमीन से टकराकर तबाह हो गया। जियाउल हक समेत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी अख्तर अब्दुल रहमान, ब्रिगेडियर सिद्दीक मलिक, अमेरिकन एम्बेसडर आर्नल्ड राफेल, जनरल हर्बर्ट वासूम, ये सभी लोग मारे जाते हैं। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इशाक खान ने रेडियो टीवी पर जियाउल हक की मौत की खबर दी, जिसके बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने निकल कर आने लगी। पाकिस्तान ने इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट और एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट्स भी शामिल थे, क्योंकि क्रैश में अमेरिकन आर्नल्ड राफेल और हबर्ड भी मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अमेरिका तो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एक्सीडेंट प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट से पेश आया, क्योंकि जब प्लेन पायलट्स के कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो पाकिस्तानी पायलट्स के पास C-130 का इतना एक्सपीरियंस नहीं था जिससे वो प्लेन को कंट्रोल कर पाते। लेकिन वही पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इससे बिल्कुल इनकार करते हुए कहा कि इस प्लेन को पहले से ही एक प्लान के साथ क्रैश किया गया था।
क्योंकि क्रैश साइट से पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में प्लेन के मलबे में डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स पाए गए थे, जिनमें फास्फोरस, क्लोरीन, पोटाशियम और पेंट्रा रेथ्रियोटल टेट्रा नाइट्रेट शामिल थे। ये तमाम धमाकाखेज मवाद के साथ लिंक थे। लेकिन वहीं आई विटनेसेस के मुताबिक प्लेन जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो उस वक्त प्लेन में कोई किसी किस्म की आग वगैरह नहीं लगी थी। बदकिस्मती से उस वक्त C-130 प्लेन में कोई फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कोई वॉइस रिकॉर्डर मौजूद नहीं था। इन सब के अलावा कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने निकल कर आई, जिनमें पहली थ्योरी ये थी कि हो सकता है इस सब के पीछे सोवियत यूनियन का हाथ हो। वो कैसे? क्योंकि उस प्लेन क्रैश में जियाउल हक के साथ हलाक होने वालों में जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। याद रहे, अब्दुल रहमान पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फाइज रहे। ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के सरबराह भी रह चुके थे। जियाउल हक और अब्दुल रहमान सोवियत अफगान वॉर में सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के साथ थे। तो कुछ लोगों ने यह नजरिया पेश किया कि प्लेन में इन दोनों की मौजूदगी की वजह से सोवियत यूनियन ने इस प्लेन को क्रैश करवाया, क्योंकि सोवियत से जनरल रहमान और जियाउल हक को एक खतरे के तौर पर देखते थे। लेकिन इस बात का कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया कि यह क्रैश सोवियत यूनियन ने ही करवाया था। दूसरी थ्योरी यहाँ पर यह निकल कर आई कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के डायरेक्टर जनरल हामिस गुल ने टाइम्स को बताया कि जनरल जिया की मौत एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी, क्योंकि एम्बेसडर राफेल जो पहले तो जनरल जिया के साथ वापस इस्लामाबाद नहीं जाने वाले थे, लेकिन इन्हें लास्ट मिनट में प्लेन में जिया के साथ बैठाया गया, जो इस बात का इशारा करता है कि अमेरिका को पहले से ही पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। हालांकि राफेल की वाइफ ने बाद में इन खबरों को बेबुनियाद कहते हुए कहा कि राफेल का जनरल जिया के साथ वापस जाना प्लान था। इसकी बजाय ये जनरल वासूम थे, जिन्हें लास्ट मिनट में पैसेंजर्स में शामिल किया गया। कुछ लोगों ने जियाउल हक के मुखालिफ ग्रुप अल जुल्फकार पर शक किया, जिसकी क़ियादत बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो कर रहे थे। एक्सीडेंट के 1 साल बाद जियाउल हक के बेटे इजाजुल हक ने बारबा क्रॉससेट को बताया कि मुझे 101% यकीन है कि इसमें मुर्तजा मुलव्वस था। इसके अलावा इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद पर भी उंगलियां उठाई गई कि इस क्रैश के पीछे मुसाद का हाथ था। लेकिन आज इस एक्सीडेंट को 36 साल गुजर चुके हैं, पर अभी तक भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिल पाया जिससे पता चल सके कि ये प्लेन क्रैश आखिर किस वजह से हुआ था।